मैरीलैंड अमेरिका का 9वां सबसे छोटा राज्य है और अगर ये कल गायब हो जाए तो शायद आपको पता भी न चले, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। ना कोई घबराहट होगी, ना ब्रेकिंग न्यूज बैनर, ना लगेगा कि कुछ खास गायब है। एक पल को लगेगा जैसे कुछ भी नहीं बदला और फिर चुपचाप चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगेंगी। संचार, सैन्य समन्वय, डेटा और व्यापार सब कुछ लड़खड़ाने लगेगा। कुछ ही दिनों में असर नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि मैरीलैंड सिर्फ छोटा नहीं, छुपा हुआ भी है और अभी दबाव में है। अगर मैरीलैंड असफल होता है तो यह स्थानीय नहीं बल्कि सब कुछ के रुकने जैसा लगेगा। इसका आकार उसे फायदा देता है क्योंकि वो सबके बीच है। पेंसिल्वेनिया, वर्जीनिया और वॉशिंगटन डीसी से सटा हुआ, ये सब उसके दरवाजे पर हैं और यही बात इसे लगभग हर चीज के लिए बेहद सुविधाजनक जगह बनाती है, क्योंकि कई मायनों में वॉशिंगटन डीसी का नुकसान मैरीलैंड का फायदा है। अमेरिका की राजधानी के लिए एक अनोखी व्यवस्था है। डीसी घनी आबादी वाला है, जिसमें सरकारी इमारतें और लगभग 7 लाख लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि सरकार के अहम कामों को कहीं और भेजना पड़ता है, जिसमें वर्जीनिया आमतौर पर पहली पसंद होती है। क्वांटिको, अर्लिंगटन, नॉरफॉक में राष्ट्रीय सुविधाएं हैं, लेकिन ये दूर दूर हैं और कई हिस्सों में संघीय उपस्थिति कम है। मैरीलैंड में यह अलग है, यहाँ इसे अनदेखा करना मुश्किल है। निकटता, घनत्व, हब्स का नेटवर्क, ये सब एक छोटी सी जगह में एकत्रित हो जाते हैं। संघीय सरकार राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसका अधिकांश हिस्सा एक ही जगह फोर्ट मीड में केंद्रित है। वॉशिंगटन डीसी के उत्तर पूर्व में 23 मील दूर फोर्ट जॉर्ज जी मीड नाम का एक विशाल सेना अड्डा स्थित है, जिसे कई लोग अमेरिकी सरकार का दिमाग मानते हैं। इसके भीतर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, वो जगह जहां देश के कुछ सबसे संवेदनशील ऑपरेशन वास्तव में होते हैं। और ये तो सिर्फ उस जगह की ऊपरी झलक भर है। 2010 से फोर्ट मीड यूएस साइबर कमांड का भी घर रहा है, जो खुफिया युद्धों में सबसे नया मोर्चा है। यहाँ के कंप्यूटर इंटरनेट चलाने के साथ देश की सुरक्षा भी करते हैं। हर संदेश, हर लेन देन, हर गुप्त मिशन इन सिस्टम से होकर गुजरता है। और बात सिर्फ डेटा की नहीं है, ये लोगों के बारे में भी है। फोर्ट मीड में कई एजेंसियां कोड तोड़ने, सुरक्षित संचार और खुफिया ऑपरेशनों पर केंद्रित हैं। अगर आपको कुछ गुप्त रखना है तो मैरीलैंड वह जगह है जहां अमेरिका अपने रहस्य छिपाकर रखता है। क्या मैरीलैंड समुद्र स्तर बढ़ने और पुराने पुलों से अपने रहस्यों को बचा पाएगा? यह अलग सवाल है। मैरीलैंड एक अनोखी स्थिति में है, क्योंकि यह मूल रूप से संघीय सरकार की सत्ता के केंद्र को चारों ओर से घेरता है, लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। यह राज्य की करीब 5% कार्यबल है, जो एक नियोक्ता पर निर्भर है। इसलिए फैसले सिर्फ मैरीलैंड को प्रभावित नहीं करते, बल्कि उसी के जरिए लागू होते हैं। ये एक वजह लगती है कि डीसी बाल्टीमोर और पूरे मैरीलैंड को स्वस्थ और अच्छी तरह से वित्त पोषित रखने में रुचि रखेगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यह सिर्फ नजदीकी नहीं, रंग की भी बात है। मैरीलैंड देश के सबसे राजनीतिक रूप से एकरूप राज्यों में से एक है, जो 1992 से हर राष्ट्रपति चुनाव में दहाई अंकों के अंतर से डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देता आ रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में अधिकतर सदस्य डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन परिसीमन से कुछ सीटें खतरे में हैं। दोनों सीनेटर और गवर्नर डेमोक्रेटिक हैं, इसलिए जब हाउस में भी डेमोक्रेट होता है तो मैरीलैंड सहज महसूस करता है। लेकिन जब हालात बदलते हैं तो सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। हर नया प्रशासन संघीय संसाधनों के वितरण को लेकर हजारों फैसले लेता है। हमेशा कुछ लोग जीतते हैं, कुछ हारते हैं। इसमें बड़े फैसले जैसे नई सुविधाएं कहां बने शामिल हैं, और मैरीलैंड इस मामले में कुछ हद तक सुरक्षित है। मैरीलैंड और वर्जीनिया में संघीय केंद्रों के पास होने के बड़े फायदे हैं, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन संघीय संपत्ति से आगे भी राज्य अब भी काफी हद तक सरकारी फैसलों पर निर्भर है। हर मुख्य संसाधन और प्रणाली उन फैसलों पर निर्भर है जो इसकी सीमाओं से दूर लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय जो पूरे क्षेत्र में असर डालते हैं, जिनका कम ही लोगों को एहसास होता है, और राज्य के पास हमेशा वह ताकत नहीं होती। मैरीलैंड की राजनीति इसमें अनिश्चितता बढ़ा देती है। बंदरगाह, पुल या ट्रांजिट सुधार के अनुरोध अपने आप शायद ही मंजूर होते हैं। एक सरकार में समर्थन आसानी से मिलता है, दूसरी में हर प्रस्ताव की गहन जांच होती है।
लेकिन संकट के समय सब एकजुट हो जाते हैं। ज्यादातर बड़े आबादी वाले केंद्र पानी के पास हैं, इसलिए तूफान आने पर मैरीलैंड जोखिम में आ जाता है। अधिकांश तटीय क्षेत्रों के विपरीत मैरीलैंड की प्रणालियां सीधे खतरे में हैं। बिजली ग्रिड फेल होने पर मुख्य संचालन रुक सकते हैं। सैन्य उपकरणों के नुकसान से मिशन रुक सकते हैं। बुनियादी ढांचे की दिक्कतें पूरे शहर या राज्य को पंगु बना सकती हैं। बाल्टीमोर में पटाप्स्को नदी पर बनी फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को देख लीजिए। हर दिन बाल्टीमोर बंदरगाह से $100 मिलियन से अधिक का माल गुजरता है, जो पूरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। मार्च 2024 तक ऐसा ही था। एक घटना ने दिखाया कि जब सिस्टम में बैकअप व्यवस्था नहीं होते और वो फेल हो जाता है तो क्या होता है। मालवाहक जहाज एमवी डॉली की बिजली गई और वो बहने लगा। समय रहते मेडे कॉल भेजी गई और ट्रैफिक रोका गया। लंगर डाला गया, लेकिन पर्याप्त नहीं था। जहाज सीधे पुल की ओर बढ़ता रहा। जहाज दक्षिण पश्चिम पियर से टकरा गया। संरचना का एक हिस्सा लगभग तुरंत ही टूटकर नीचे पानी में गिर गया। 6 निर्माण श्रमिकों की मौत हो गई। असली असर पुल गिरने का नहीं था, बल्कि उसके साथ जो कुछ थम गया उसका था, जिसके प्रभाव सालों तक रहेंगे। कुछ घंटों में ही बंदरगाह ठप पड़ गया। 11 जहाज फंसे थे। बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, बस एक संकरा चैनल खुला था। मलबा हटाने में हफ्तों, पुल बनाने में सालों लगेंगे। असली खतरा, ये बंदरगाह देश में सबसे ज्यादा कारें और कृषि उपकरण भेजता है। जब ये आवागमन अचानक रुक गया तो कमी बहुत तेजी से फैलने लगी। न कोई वैकल्पिक रास्ता था, न समानांतर व्यवस्था जो इस झटके को संभाल सके। नुकसान सिर्फ मैरीलैंड तक सीमित नहीं रहता। मर्स्क, जो जहाज की चार्टर कंपनी है, उसकी स्टॉक वैल्यू तुरंत 2% गिर गई। बंदरगाह बंद होने से अमेरिका समेत कई जगह शिपिंग में देरी हुई। शिपर्स को सामान उतारने के लिए वैकल्पिक बंदरगाह ढूंढने में दिक्कत हुई। जमीन के ऊपर, खासकर ट्रकों के लिए I-695 पर आज भी लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं। अनुमान है कि नया पुल 2030 तक ही पूरा हो पाएगा। सटीक वित्तीय नुकसान का पता लगाना संभव नहीं है। इसका अधिकांश हिस्सा बाल्टीमोर और बंदरगाह के आसपास के व्यवसायों से आया। सबसे करीबी अनुमान $4 अरब से अधिक की आर्थिक गतिविधि पुल के साथ ही ठप हो गई। और सबसे बुरी बात यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा फिर से नहीं हो सकता। जो गारंटी है वो है कि आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे। यही एक तरीका है जिससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अगली गहराई से की गई पड़ताल को देख पाएंगे कि भूगोल कैसे उन जोखिमों को आकार देता है जिन्हें आप हमेशा नहीं देख पाते। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का गिरना भ्रष्टाचार, लापरवाही या खराब रखरखाव के कारण नहीं था। असल वजह काफी साधारण थी और मेरे हिसाब से ज्यादा परेशान करने वाली भी। इस क्षेत्र में व्यापार की जबरदस्त सघनता और उसका बेहद सटीक स्वरूप, कुशलता ने ही इस कमजोरी को जन्म दिया। मैरीलैंड में एक छोटी गलती सिर्फ स्थानीय नहीं रहती, ये एक डोमिनो प्रभाव की तरह पूरे क्षेत्र में सालों तक लहरें पैदा करता है और फिर उसे संभालने के लिए बड़े पैमाने पर संघीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। तो सवाल फिर से बदल जाता है, अगर कई विफलताएं हों तो क्या होगा। शुरुआती अफरा तफरी 11 हफ्ते चली, जिसमें ज्यादातर समय सिर्फ एक संकरा रास्ता ही बंदरगाह चला सका। 10 जून तक यातायात शुरू हो गया, लेकिन ये पहली बाधा थी। इसके बाद ध्यान पुनर्निर्माण पर गया। पुल के पुनर्निर्माण की शुरुआती लागत $2 अरब से कम थी, लेकिन कुछ महीनों में ये दोगुनी से अधिक हो गई। इसमें अच्छी बात क्या थी? केंद्र सरकार ने खर्च उठाया, लेकिन पैसे मिल जाने पर भी इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र की पूरी कार्यक्षमता बहाल करने में सालों लगेंगे। केंद्रीकरण से दक्षता बढ़ती है, लेकिन गलती की गुंजाइश भी कम हो जाती है। सौभाग्य से सेना पास में है, हालांकि इससे शायद और भी बड़ा निशाना बन सकता है। फोर्ट मीड से 28 मील दक्षिण में जॉइंट बेस एंड्रयूज है, जो डीसी एयर नेशनल गार्ड का मुख्यालय है। वॉशिंगटन डीसी के आसपास की महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर कार्रवाइयों की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ यही एयरफोर्स 1 का मुख्य बेस भी है। अब यह केंद्रीकरण सिर्फ खुफिया तंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि संकट की घड़ी में सरकार को चालू रखने की व्यवस्था तक भी फैला हुआ है। तीसरी जगह एबरडीन प्रूविंग ग्राउंड है, जो फोर्ट मीड से लगभग 50 मील उत्तर पूर्व में है। ये जगह और भी अलग थलग है, ज्यादा नियंत्रित है और बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप उस जगह से उम्मीद करेंगे जहां सैन्य उपकरणों को तैनाती से पहले उनकी सीमाओं तक परखा जाता है। लेकिन ये अलगाव दोनों तरह से असर करता है। यहाँ परखी गई चीजें सिर्फ ताकतवर नहीं,
बल्कि प्रयोगात्मक, गोपनीय और अपूरणीय होती हैं। अब दूरी का कोई खास अर्थ नहीं रहा। मैरीलैंड में कुछ जगहों पर लंबी दूरी से हमला देश के सुरक्षा ढांचे का बड़ा हिस्सा खत्म कर सकता है, जिससे जरूरी वक्त पर अहम एजेंसियां अंधी हो जाएंगी। सबसे चिंता की बात यह है कि इसके लिए दुश्मन की जरूरत भी नहीं पड़ती। की ब्रिज ने दिखाया कि मुख्य रास्ता फेल होने पर क्या होता है। मैरीलैंड में ऐसे दर्जनों अहम रास्ते हैं और पानी उन सब की ओर बढ़ रहा है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय का पर्यावरण विज्ञान केंद्र एक डरावना भविष्य दिखाता है, जिसमें समुद्र तट कट जाते हैं, द्वीप रहने लायक नहीं रहते और कई मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। नुकसान इंचों में नहीं बल्कि फीट में होगा। निकट भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मैरीलैंड के आसपास समुद्र का स्तर 2050 तक 1 से 1.6 फीट तक बढ़ सकता है। 2100 तक कुछ क्षेत्रों में समुद्र का स्तर 5 फीट बढ़ सकता है, जिससे तटरेखा और अन्य क्षेत्र डूब सकते हैं। यह महत्वपूर्ण तटीय बुनियादी ढांचे के लिए खतरा बन जाती है, जैसे कि एनापोलिस में स्थित निचले इलाके में अमेरिकी नौसेना अकादमी का परिसर और बाल्टीमोर के आसपास के प्रमुख बंदरगाह, परिवहन और उपयोगिता सुविधाएं, जो वर्तमान उच्च ज्वार स्तर पर या उसके पास स्थित हैं। अगर पानी करीब 6 फीट बढ़ा, जैसा कुछ अनुमानों में है, तो सिर्फ समुद्र तट ही नहीं बल्कि मैरीलैंड के सभी आर्थिक केंद्र भी खतरे में होंगे। बाल्टीमोर हार्बर में पानी भरने से राज्य के बड़े पर्यटन स्थलों में बाढ़ आ सकती है। एनापोलिस के बड़े हिस्से, जो राज्य सरकार और महत्वपूर्ण संघीय सैन्य ठिकानों का घर है, भी खतरे में आ जाएंगे। पानी जब इस स्तर तक पहुंचता है तो अनुकूलन नहीं बल्कि पुनर्वास का सवाल बन जाता है और चेतावनी संकेत पहले ही दिख रहे हैं। पिछले वर्षों में मैरीलैंड के खारे दलदल मर रहे हैं क्योंकि वे बढ़ते ज्वार से बचने के लिए पर्याप्त तेजी से तलछट जमा नहीं कर पा रहे हैं। इन प्राकृतिक अवरोधों के बिना समुद्र तट कटाव और तूफानी लहरों के लिए ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। एनापोलिस और बाल्टीमोर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे पर खतरा बढ़ा है। निवासी पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो क्या मैरीलैंड रहने लायक रहेगा? समय तेजी से बीत रहा है। द्वीप के निवासी और पर्यटक हर साल अपने पसंदीदा स्थानों को घटता देख रहे हैं। ओशन सिटी में भारी नुकसान पहुंचाने वाली बाढ़ पूरे टूरिस्ट सीजन को खत्म कर सकती है, जिससे मनोरंजन पार्क और समुद्र किनारे के व्यवसाय बंद हो सकते हैं और 2 से 3 अरब डॉलर की आय का नुकसान हो सकता है। और ये सबसे बुरा हाल नहीं है। चेसापीक क्षेत्र में पूर्वी तट पर भूमि कटाव की सबसे ऊंची दरों में से एक है। विशेषज्ञों के अनुसार जल्द ही कुछ द्वीपों पर रहना असंभव हो सकता है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर क्षय हो रहा है, जिससे पौधों और जानवरों को खतरा है। प्रकृति को लक्ष्य सूची नहीं चाहिए, पर मैरीलैंड के दुश्मनों को चाहिए। उनका नक्शा भी कुछ वैसा ही है जैसा मैंने बताया। हर खतरा अंधाधुंध नहीं होता। संघीय संचालन का केंद्र होने से मैरीलैंड आतंकवादियों या तोड़फोड़ करने वालों की सूची में ऊपर है। 11 सितंबर के बाद से सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई है, जिससे बड़े पैमाने पर हमलों को रोका गया है। कुछ चीजें सरकार योजना नहीं बना सकती और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों ने चेताया कि अचानक हमले का खतरा फिर से बढ़ रहा है। सबसे बड़ा आधुनिक खतरा शायद बिल्कुल भी भौतिक न हो। बाल्टीमोर जैसे शहर भले ही डीसी या संघीय केंद्रों की तुलना में प्राथमिक लक्ष्य न हो, फिर भी उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सुरक्षित इलाकों की तुलना में यह पुनर्प्राप्ति की गति धीमी हो सकती है। फोर्ट मीड में सिस्टम को बाधित करने वाली एक ईएमपी हमला सीधे तौर पर खुफिया समन्वय और प्रतिक्रिया क्षमताओं को कमजोर कर देगी, जिससे क्षेत्रीय पुनर्प्राप्ति प्रयास और भी धीमे हो जाएंगे। आज की हाईटेक दुनिया में शायद ईएमपी जरूरी ना हो। 2020 में रूसी हैकरों ने अमेरिकी सरकारी नेटवर्क्स, जिनमें फोर्ट मीड के एनएसए सिस्टम भी थे, में महीनों तक घुसपैठ की, इससे पहले कि किसी को पता चलता। उन्होंने दरवाजा नहीं तोड़ा, सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट से अंदर आ गए। जिन एजेंसियों पर कम असर पड़ा, उन्होंने आवाज उठाई। एनएसए ने ऐसा नहीं किया, जो काफी कुछ कहता है। संघीय सरकार के बुनियादी ढांचे पर बड़े स्तर का साइबर हमला जरूरी सिस्टम्स को अराजकता में डाल देगा और मैरीलैंड पर इसका सीधा असर होगा। फोर्ट मीड संभावित निशाना होने के कारण परिवहन और जन उपयोगी सेवाएं ठप हो सकती हैं, जिससे सरकारी कामकाज और निवासियों को लंबे समय तक बाधा हो सकती है। मैरीलैंड संघीय सरकार के इतने करीब है कि कोई भी बाधा तुरंत उसकी सीमा से बाहर जाती है, राज्य को संसाधनों से वंचित कर देती है
और डीसी भी खतरे में आ सकता है। लेकिन ज्यादा संघीय ध्यान के भी अपने परिणाम हैं। यहाँ की दिनचर्या और आवाजाही सत्ता के निकटता से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए 11 सितंबर के बाद टीएसए की कड़ी जांच सबसे पहले बाल्टीमोर के हवाई अड्डे पर लागू की गई थी। वॉशिंगटन में कोई भी जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता वो ये है, अगर दोनों एक साथ विफल हो जाए तो क्या होगा? और क्या राजनीतिक व्यवस्था जो प्रतिक्रिया देने के लिए जरूरी है वो इस बात पर सहमत हो पाएगी कि संकट है, इससे पहले कि वो वास्तव में संकट बन जाए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।